विधुर विभाति वरमस्तके सुरधुनि कबाहो महा अशेष फलदायक श्रुतिनुतः कुमार प्रियो ददातु वांछितं फलमुदार चित्तस्य वः। अद्यतनीया प्रस्तुतिः या वर्तते खलु तत्र विषयत्वेन वर्तते किरातार्जुनीयम के आलोक में राष्ट्र की सतत विकासार्थ पारिस्थितिकी केंद्रित विविध लक्ष्य। अत्र शोधपत्रं वर्तते हिंदी भाषायां यतोहि विषयानुगुणम् एव वर्तते खलु। यतोहि यत् किमपि वक्तव्यम् अस्ति यदि श्रोतृसां हृदि न गच्छति तर्हि तस्य आवश्यकता उपादेयता न भवति इति। अस्तु, यहाँ पर हम जिस विषय वस्तु को लेकर के प्रस्तुत हैं उसमें किरातार्जुनीयम पद पहले देख रहे हैं। यह हमने विशेष रूप से यह स्वीकार किया है क्योंकि संस्कृत जगत के जो हैं वह तो सामान्य रूप से किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ से परिचित हैं, लेकिन अगर उससे इतर जाए तो थोड़ी सी समस्या होती है। संस्कृत जानने वाले जो हैं उनमें भी एक समस्या यह है कि वो किरातार्जुनीयम को अलग रूप में देखते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे किरातार्जुनीयम ग्रंथ के संदर्भ में। तो यहाँ पर किरातार्जुनीयम को आप जिस तरह से समझ सकें और उससे संदर्भित जो अद्यतनीय एक विशेष अवधारणा हम लोग देखते हैं सतत विकास, जो इस सेमिनार का थीम दिया गया है उसी के अनुरूप ही रखा गया है, तो उसी से जोड़ करके हम देखने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यह शोध पत्र की प्रस्तुति होती है, इसीलिए हमने प्रयास यह किया है कि वह संतुलित रहे और इसीलिए हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है आप देख रहे हैं, विवेच्य विषय वस्तु जो है वो दिया गया है ताकि आप परिचित रहें जो कि हम कहाँ तक आपके साथ संवाद करने जा रहे हैं, किन किन विषय वस्तुओं पर करने जा रहे हैं। इससे लाभ यह होता है कि आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं और उतने दायरे में विशेष रूप से सोचते हैं, क्योंकि जब भी कोई शोध करते हैं तो आपका दायरा निश्चित होता है तो बेहतर तरीके से आप शोध कर सकते हैं, अन्यथा समस्याएं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रास्ताविक है, शोधगत मूल समस्या है, फिर समाधान के आयाम हैं, किरातार्जुनीयगत समाधान के मार्ग दिखाए गए हैं और अंत में भविष्य चिंतन की बात की गई है जिसके साथ उपसंगति होगी। तो यहाँ पर प्रास्ताविक जो कह रहे हैं इसमें हम देखेंगे प्रमुख पारिभाषिक शब्द जो हमने शीर्षक में प्रयोग किया है। इसके बाद किरातार्जुनीयम क्या है और उसके संदर्भित जो विषय वस्तु हैं उनके संदर्भ में देखेंगे। शोधगत मूल समस्या जो है उनमें सतत विकास की अवधारणा जो है, हालांकि हम लोग कल से सुनते आ रहे हैं तो लगभग सब जान चुके हैं, फिर भी कोरिलेट करने के लिए सामान्य रूप से कुछ विशेष चर्चा जो है हम करना चाहेंगे यहाँ पर। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि विकास और सतत विकास, इन दोनों में कोई अंतर भी है या बस केवल सतत विशेषण जोड़ दिया गया है। अगर विशेषण जोड़ा गया है तो कुछ महत्वपूर्ण बात तो होगी ही। इसके साथ साथ संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वहां पर सतत विकास को लेकर के जो कुछ चर्चाएं हुई है उनका केवल दिग्दर्शन करेंगे, हम वहां पर विस्तार में नहीं जाएंगे। और भारतीय परंपरा जिसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई है, हमारे साक्षात गुरु रहे हैं प्रोफेसर रामनाथ झा गुरु जी, जिनसे हमने लगभग 20 वर्ष पहले कक्षा में रह करके अध्ययन किया है। उन्होंने बहुत कुछ चर्चा की, कल भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, अभी हमने बहुत चर्चाएं सुनी और देखी एक चलचित्र के रूप में। तो हमें ध्यान आया कि जब पहली बार यहाँ का इन्विटेशन मिला था तो घर से कहा गया कि नहीं जाना है। तो प्रश्न वही था, लास्ट मोमेंट तक यही तक चल रहा था, नहीं बरसात का मौसम है, नहीं जाना है। और अगर ये मूवी देख लिए होते घर वाले तो निश्चित रूप से हम नहीं आते यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर जो यथा तथ्य है वो दिखाया गया था इससे पूर्व। तो उसके आगे हम विषय चिंतन जो है उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख शब्द जो हैं उनको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी हम तस्वीर हम दे रहे हैं सामान्य रूप से हमने तो स्वयं लिया है तस्वीर,
यहाँ पर सबसे पहले किरातार्जुनीयम की बात करते हैं। तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ का महाकाव्य आते हैं, इसमें कि किरातार्जुनीयम महत्वपूर्ण है। 18 सर्गों का यह है, जो जिसका महत्वपूर्ण जो पक्ष है वह यह है कि डिप्लोमेसी अगर आपको जाननी हो, सीखनी हो, तो बिना किरातार्जुनीयम के अधूरा है। आप अर्थशास्त्र उधर पढ़ते हैं आचार्य कौटिल्य का, और अगर साहित्य पढ़ें तो साहित्य में किरातार्जुनीयम, और लगभग भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालय में संस्कृत के पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग तो अनिवार्य रूप से है, और यूपीएससी का है या अन्य हर परीक्षा में आपको दिखेगा ही। तो कम से कम प्रथम सर्ग तो अनिवार्य रूप से सभी पढ़ें, चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हैं आप। इसके बाद यह इसमें जो कथा विषय वस्तु है वह महाभारत युद्ध होना है, उससे पूर्व एक वनेचर जिस समय में वनवास में होते हैं पांडव, उस समय में वनेचर जाता है और दुर्योधन का राज्य प्रत्यान करके आता है। यही कथा वस्तु है, और वह बताता है सामान्य रूप से, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात जब करते हैं, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि सामने वाला किस तरह का है, उसकी शक्ति क्या है, उसका जो विषम पक्ष जो है वो क्या है, ये आपको जानना होता है। तो मूल रूप से यद्यपि राजनयिक विषय वस्तु है, लेकिन यहाँ पर अन्य पक्ष जो है वह भी प्रसंगानुरूप दिए गए हैं, जो भी हम देखेंगे। जो भी चर्चा चल रही थी वही हिमालय का वर्णन पंचम और षष्ठ सर्ग में आप देखेंगे, इतना विस्तार पूर्वक, इतना बेहतर किया है, जो कि आप यहां रह करके साक्षात्कार कर सकते हैं उसको। अब हम आ जाते हैं अगले बिंदु पर, सतत विकास को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई है, विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, केवल 4 बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। यह एक दूरदर्शी योजना है, जो कि भविष्य की पीढ़ी जो है उसको आप ध्यान में रख करके चर्चा करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, जिसमें मूल रूप से शक्तिमत्ता सिद्ध होता है। आप शक्ति संपन्न होंगे तभी जाकर के कार्य कर पाएंगे। कल से हम लोग चर्चा भी सुन रहे हैं, लेकिन किस तरह की शक्तिमत्ता, उस पर चर्चा करेंगे। एक उदाहरण के रूप में बताऊंगा, जो कि मैं मिथिलांचल से हूं, और जहां पर लगभग 3 महीना बाढ़ में ही हम लोग रहते हैं। यहाँ पर पहाड़ में जो बाढ़ देखते हैं वह अलग होता है, वो भी मैं लगभग 6-7 वर्ष हिमाचल में रहा हूँ, तो पहाड़ी बाढ़ जो है उससे भी परिचित हूँ, और मैदानी भाग में जो होता है उससे तो लगभग परिचित पूर्ण रूप से हूँ ही। तो वहां पर जो बाढ़ की बात होती है, जो हर बार झेला जाता है, उसके लिए एक उपाय शुरू से रखा गया है, तालाब जलाशय जो है उनका निर्माण। क्योंकि गांव में अचानक में पानी का प्रवाह आ रहा है, तो आपको बचने का समय मिले इसके लिए वापी, कूप, हृद आदि जो है वह होते हैं, और अभी हम देखेंगे कितना उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब तक उसमें पानी भरे तब तक आप पलायन कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास हो जाता है, कितना भी तेजी से आए। तो इस तरह करके बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखेंगे हम लोग। तो वहां उस गांव के लिए वो शक्ति है। अगर आप शक्ति संपन्न नहीं है तो आपका विनाश अवश्यंभावी है वहां पर। इसी तरह जो आग लगती थी गांव में, तो उससे भी बचाव के लिए बहुत जरूरी होता था, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो कि अन्य किसी का अहित न हो। अगर आप अन्य किसी का अहित करते हैं, वह यहाँ पर शक्ति का प्रयोग नहीं कहा जा सकता है। और तीसरा पक्ष है इसी में, सर्वांगीण विकास हो। केवल एक पक्षी विकास से यह नहीं हो सकता है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या होगा वो भी आगे हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ यह वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है, जो वैश्विक पटल पर होना चाहिए। केवल हम अपने गांव के लिए कर रहे हैं, जिले के लिए कर रहे हैं, या राज्य के लिए कर रहे हैं, उससे नहीं कार्य चलेगा। अनिवार्य रूप से वह वैश्विक धरातल पर वह लाभ दे सके, इस तरह का कार्य हो सके। इसमें जब हम बात करते हैं, जब हम सर्वांगीण बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण आदि सभी पक्ष आ जाते हैं इसमें। अब विकास और सतत विकास में जो मूलभूत अंतर है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक तरफ हमने दिया है, एनसीईआरटी से हमने यथावत रखा है विकास क्या है,
दूसरे तरफ हम देख रहे हैं जो कि विकास और सतत विकास जो है, इसका जो मूलभूत अंतर है वह हमने बताने का प्रयास किया है। तो विकास आप सभी जानते हैं, जो कि अगर तात्कालिक कुछ उपलब्धि होती है तो उसे विकास के रूप में लेते हैं, लेकिन जब आप सतत विकास की बात करते हैं तो यही हमने जो पूर्व में चर्चा किया था, जो दूरदर्शी होना चाहिए और सर्वांगीण होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर विकास के लक्ष्य के रूप में जब आप बात करते हैं तो आर्थिक वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, इसकी बात आप करते हैं। लेकिन जब सतत विकास की बात करते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए, जो आपने पहले देखा था, इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। दोनों विकास ही है, लेकिन दोनों में अंतर जो है यह इस दृष्टि से है क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसी तरह आप अलग अलग बिंदु हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से देखें या अन्य, इन सभी को हम देखते हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। अब आते हैं सतत विकास की अवधारणा जो है, जो वर्तमान में हम लोग वर्तमान परिदृश्य में 2030 तक के लिए जो निर्धारित किया गया है उसको लेकर के हम देखते हैं। यहाँ पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसके अनंतर ये 2015 में रखा गया और इनमें कुछ 17 बिंदु जो हैं वो दिए गए हैं, और अभी किराता अर्जुनियम को लेकर के जो हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे। इसमें जब हम बात करते हैं तो मूलभूत विषय वस्तु क्या होता है, अभी जो हम ये 17 लक्ष्य यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम प्राचीन ग्रंथ जितने भी हमारे हैं उनको हम केवल स्थाली पुलाकर न्याय यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है, राष्ट्राय वर्धन सूक्त जो है उसको हमने लिया है, इसी तरह किरात के जो भरतवाक्य है उनको लिया है, कर्णभारम के भरतवाक्य को लिया है, प्रतिमा नाटक के भरतवाक्य को लिया है। तो इसके माध्यम से केवल स्थाली पुलाकर न्याय हम बताने का प्रयास हमने किया है, क्योंकि इसमें मूल रूप से दीर्घकालिक चिंतन की अवधारणा होती है। दूसरा, नैतिकता जो है उसको हम प्रामुख्य में ध्यान देते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का एक एक जो भी हमारे मंत्र हैं वह उसको ध्यान में रखते हुए ही चर्चा की गई है, और क्रियान्वयन जो होता है वो वैयक्तिक आधार पर होता है। जब भी आप सूक्त पढ़ते हैं, वैदिक सूक्त पढ़ते हैं, वहां पर सर्वप्रथम आप स्वयं को सबल बनाते हैं, फिर परिवार आपका बनता है, कुटुंब, उसके बाद आप समाज में बढ़ते हैं, फिर राष्ट्र में, या फिर अभी NEP 2020 की बात आप करते हैं, वहां भी आप देखेंगे नैतिकता को लेकर के चर्चा करते हैं। पहले आपका परिवार की बात करते हैं, परिवार के बाद आप समाज में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, फिर आप समाज के अंग होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं राष्ट्राय वर्धन सूक्त है, सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायताम। सभेय, आज आप सभी यहाँ पर सभेय हैं, आप उस लेवल में पहुंचे हैं जहां पर किसी बिंदु पर लेकर के चर्चा करने के लिए, कोई निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सक्षम हो पाए हैं। हर किसी को यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता था, क्योंकि जब आप में उस तरह का सामर्थ्य है, उस तरह के चिंतन की क्षमता है, किस तरह से आप वहां पर व्यवहार करेंगे, ये आपकी क्षमता है, तभी जाकर के आप सभी हो सकते हैं। और इस तरह आप देख रहे हैं, जो कि हमने जो भी चर्चा किया था, जो कि सर्वांगीण होना चाहिए था, मैंने बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है, जो कि ब्रह्म वर्चसी, राजन्य, उसके बाद महारथी, फिर दोग्ध्री धेनु, अलग अलग बिंदु को लेकर के हमने हाईलाइट किया है। आप लोग सभी परिचित हैं, इसलिए मैं इसको व्याख्यायित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम केवल दिग्दर्शन मात्र यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में जो बताए गए हैं। इसी तरह हम दूसरा जो उदाहरण हमने लिया है, यह विधि समय नियोग आती, आप देख रहे हैं किराता अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग का जो भरत वाक्य है, अंतिम श्लोक है। इसी तरह हम देख रहे हैं किराता अर्जुनीयम के अष्टादश सर्ग जो है उनका अंतिम श्लोक हमने लिया है। इसी तरह प्रतिमा नाटक के अंतिम श्लोक को हमने लिया है, कर्णवाणम का अंतिम। हर जगह आप देख रहे हैं जो कि अंततः वही कहा जा रहा है, जो कि हम सर्वांगीण विकास सार्वजनिक रूप से सर्वजन हिताय हम करें, और ये तभी संभव है जब आप उनको ध्यान में रख करके आप करेंगे। अब भारतीय परंपराओं को हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हुई है, तो केवल दो पर हमने फोकस किया है, अपने विषय वस्तु को दो पर ही हमने केंद्रित किया है। पहला इसमें है जलाशय को, और दूसरा हमने लिया है हमारा अंत्येष्टि जो है,
क्योंकि षोडश संस्कार में जब हमारा प्रस्थान होता है इस धराधाम से, तो उसके बाद भी हमारा एक संस्कार होता है, तो उसको भी हमने लिया है। तो प्रथमतः हम देख रहे हैं जो कि जलाशय को, जब जलाशय, ये आप मत्स्य पुराण में देख सकते हैं, अन्य और भी बहुत सारे जगह है, मत्स्य पुराण में विशेष रूप से चर्चा है इसके, जो कि कूप, वापी, हृद आदि की चर्चा होती है। कुआं आप गांव-गांव में देखते हैं। इसके साथ साथ आप हृद जलाशय, विशाल जलाशय जो है, उसको आप कहीं पर पोखर, तालाब आदि के रूप में देखते हैं। और उसी के साथ एक छोटा सा, जिसमें कि सामान्य रूप से खनन करके रखा जाता है जल को, वो वापी के रूप में आप देखते हैं, जो कि अलग अलग जगह पर इसको झील के रूप में या अन्य रूप में आप देखते हैं। तो ये अलग अलग जलाशय आपको गांव में दिखते हैं। इन्हीं के महत्व पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तड़ाग को लेकर के, हृद को लेकर के ज्यादा हम चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कूप खनन होता था या फिर जलाशय खनन होता था, तड़ाग, तो अनिवार्य रूप से मध्य में आप देखते होंगे जो कि एक स्तंभ दिया जाता था लकड़ी का, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसके आधार पर उसमें कितना जल है यह आप माप सकते थे। और मिथिलांचल में तो ये विशेष महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र है, तो जलस्तर कितना बढ़ा है यह आप उसी के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि इतना जल है। या बरसात में ही जब कोई नया व्यक्ति तालाब में प्रवेश करता है, क्योंकि स्नान आदि वहीं पर हम देखते थे, तो स्नान के लिए जा रहा है तो उसको उसी से अंदाज हो जाता था, जो नहीं इतना जल इसमें है, हमें संभल करके जाना चाहिए आदि। तो किस जगह पर जलाशय हो, जलाशय तालाब जो है उसका आरंभ किस तरह से हो, वहां पर देखते हैं जो 5 जीव छोड़े जाते थे अनिवार्य रूप से। वर्तमान समय में भी होता है, लेकिन वर्तमान समय में उसमें लाक्षणिक रूप से केवल, सांकेतिक रूप से केवल दे दिया जाता है स्वर्ण या रजत का दे दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से दिया जाता था कर्क, कच्छप, नाग, मीन और गोह, ये दिए जाते थे। और ये सभी जल शुद्धि का काम करते थे, क्योंकि हम जानते हैं सभी जो कि वहीं पर तर्पण होना है, वहीं पर स्नान होना है, वहीं पर शुभ कर्म होना है, सब कार्य वहीं से होता था। भगवान की पूजा आप करते थे तो तालाब से ही जल लेकर करते थे, नल से जल नहीं लेते थे यार। तो ये जो था उस समय में जल शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि उसको हम पीते थे, पेयजल के रूप में हमारा होता था। इसी तरह कूप जो था वह पेयजल के रूप में होता था। अगर वो जल अशुद्ध हो रहे, पीने लायक न रहे, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी हम उस समय ध्यान देते थे। तो ये जिस समय में खनन होता था वहीं जाकर के उसी समय में दे दिया जाता था, एक यज्ञ होता था। ये रिसेंट में अभी हुआ है, कुछ ये 6 जून को हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तड़ाग याग स्मारक में दिया गया है नीचे में, 6 जून को हुआ है। उसी का मैंने चित्र यहाँ पर रखा है। कामेश्वर सुंदर गंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं प्रोफेसर शशिनाथ झा जी, उन्होंने अभी रिसेंट में अपने घर के बगल में ही तालाब खुदवाया है, उसी का यह यज्ञ हुआ था। फिर ये मध्य में जो मैं लकड़ी का कह रहा हूँ स्तंभ, ये यही है। तो यहाँ इसका महत्व, ये मैं क्यों यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि जल शुद्धि के लिए भी उस समय में ध्यान दिया गया था। और आज हम क्या कर रहे हैं वह हम सभी विदित है, हम सबको विदित है, जो कि जलाशय जो है इसको हम समाप्त कर रहे हैं, वहां पर घर बना रहे हैं। वापी तो समाप्ति ही हो गया, छोटे छोटे जो होते थे। और क्योंकि ये जैसे तालाब है ना, तालाब के बगल में एक छोटा सा बनाया जाएगा जिसमें कि यज्ञ आदि नहीं होगा, लेकिन वो भी जल को संचित करने के लिए, जब इसमें कम होता था तो वहां से जल इसमें डाल दिया जाता था, इस तरह का बनाया जाता है। तो उसको बंद कर दिए हम लोगों ने। उसके बाद जलाशय जो है वो भी समाप्त कर दिया, जितने भी दूषित जल है वो डालना शुरू कर दिए। पहले यहाँ तक था जो कि आप उसमें साबुन लगा करके स्नान नहीं कर सकते थे, क्योंकि रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे तो जितने भी जीव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसमें ब्लीचिंग पाउडर नहीं दिया जाता था, अन्य कुछ नहीं होता था। लेकिन अब क्या करते हैं हम सभी परिचित हैं, उसको नहीं जा रहे हैं। तो जलाशय के निर्माण के जो नियम थे, जलाशय को पवित्र रखने की जो नियम थे, ये सभी, और अगर आप दूषित करते हैं तो उसका दंड क्या होता है वो भी निर्धारित था। तो ये हम देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और देखना जरूरी है कि 2020 का एक डाटा हमने देखा था, जो कि 1 लाख, केवल बिहार की बात में कर रहा हूँ, 1,33,342 तालाब थे। कूप आदि की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ।
कुआं या वापी जो थे उसके कई गुना अधिक थे, वापी खास करके। लेकिन तालाब इतने थे और धीरे धीरे अभी भी है, रिकॉर्ड में है, लेकिन वह केवल बस अब रिकॉर्ड में रह गया है इस तरह का। ठीक। इसके बाद हम ये क्या काम करते थे, ये जो कर्क आदि थे जल संशोधक का काम करते थे। इसके साथ साथ जो रासायनिक पदार्थ से रोका जाता था ताकि ये जीव उसमें निरंतर रहे। क्यों ऐसा किया जाता था? क्योंकि पूजा पाठ, जल सेवन के लिए, तर्पण आदि के लिए उसी पर हम अवलंबित होते थे, पेयजल उसी पर होता था। दूसरा, भूजल स्तर को सुधार के लिए। अभी आप नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकार्पण किया है उसके द्वार का। वहां पर हर बिल्डिंग के पास एक जलाशय बनाया गया है। हालांकि वहां पर ये स्तंभ आदि नहीं दिए गए हैं, केवल वापी टाइप में है, लेकिन बहुत बड़ा सा है। वहां पर आप देखेंगे जो कि एक तरफ बिहार में जहां पर बाढ़ को आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे राजगीर में भूजल स्तर जो है वो लगभग समाप्त है। और इसी कारण से ये हुआ है जो कि सिमरिया जो जगह है वहां से जल को लाया गया है राजगीर तक, कई सौ किलोमीटर तक बड़ा पाइप डाल करके लाया गया, जिसके कारण से नीतीश जी जो है उनको कहा जाता है जो कि वर्तमान भगीरथ है, क्योंकि राजगीर में जल समाप्त है। क्यों? क्योंकि जलस्तर जो है लगभग इतना नीचे चला गया है कि वहां से हम नहीं ला सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सौजन्य से भारत सरकार जो है वह प्रोजेक्ट चला रही है जो कि भूजल स्तर कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए वो तालाब अलग अलग होते हैं, जो पर्वत है उसको ड्रिल करके अंदर पानी जिस तरह जा सके और भूजल स्तर बढ़ सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा हम बता रहे हैं अंत्येष्टि स्मशान घाट। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र में अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल कुटुंब जो है, परिवार जो है, उनके लिए एक निर्धारित स्थल है जो उनका दाह संस्कार वहीं पर होगा। और दाह संस्कार जो होगा वो अनिवार्य रूप से आम्र के जो शाखाएं होते हैं उनको कट करके किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रावधान ये भी रखा गया है कि 5 वृक्ष जो हैं, जिसमें कि आम्र है, पीपल है, आंवला है, नीम है और तुलसी है, ये अनिवार्य रूप से आप लगाएंगे ही लगाएंगे। अर्थात जो अंत्येष्टि कर्म करेंगे, जो उनके पुत्र हो या अन्य जो भी हो, उनको उसमें करना ही करना है। अब देखिए, आम्र फल के लिए होता है जो सार्वजनिक रूप से उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरा, पीपल हम सभी जानते हैं प्राणवायु के लिए। आंवला स्वास्थ्य के संदर्भ में कहा जाता है धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। उसके बाद नीम शीतलता और कीटाणुनाशक होने के कारण आप उसको ज्यादा महत्व देते हैं। और मैं इसका जो साक्षात कर्ता जो मैं रहा हूँ, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर परिसर आप जब जाएंगे तो वहां पर देखेंगे जो कि सड़क के किनारे एकदम घनी छाया है नीम का, अर्थात लगातार केवल नीम पूरा लगा दिया गया है। और इस कारण से वहां पर जो आप जाएंगे तो लगभग 7-8 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान स्वयं सामान्य मिलेगा आपको। तो ये जो एक दिया गया, और तुलसी से हम सभी परिचित हैं ही, तो ये जो दिया गया है कॉन्सेप्ट जो है, जो अभी बात चल रही थी बहुत सारा जो कि यहाँ पर वृक्ष काटे जाते हैं जब विकास होता है, वो तो होंगे ही, उसको आप रोक नहीं सकते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप 18वीं शताब्दी में ही रहेंगे। आप सुविधा चाहते हैं, गांव तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप सड़क बनाएंगे ही, सड़क बनाएंगे तो वृक्ष काटेंगे ही, वहां पर समस्या नहीं है। समस्या कहां पर है? जो काटा गया है उसको अगर नहीं लगाते हैं आप, अगर उसको आप लगाते हैं तभी जाकर के आप उसके लिए जो क्षतिपूरण का काम कर रहे हैं। मैंने बताया जो कि अंत्येष्टि है, एक वृक्ष की 4 शाखाओं को आपने काटा ये अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये 5 वृक्ष लगाए। और ये 5 वृक्ष ऐसा नहीं होता था जो जैसे आज हम केवल फोटो सेशन के लिए करते हैं, ये नहीं होता है। वह अनिवार्य रूप से अगले साल जो वर्षी होना है उस समय में भी होना चाहिए। उसमें तुलसी केवल यह है जो कि परिवर्तनशील है, क्योंकि वो 1 साल लाइफ साइकिल के कारण। लेकिन पीपल, ये जो अभी चित्र में दे रहा हूं,
वो हमारा अपना जो इस तरह का स्थल है, वहाँ यहाँ पर हमारे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह सभी के लिए जो लगाया गया, आज भी हम कह सकते हैं इस जगह पर उनको ये किया गया था। तो ये जो एक बनाया गया है सिस्टम, वह इसके लिए वृक्ष के संदर्भ में और जलाशय के संदर्भ में ये आप दोनों देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, अब किरात अर्जुनियम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने उस स्थल तक पहुंच गया हूं मैं जहां से आगे हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र जो हमने दिया है, एक लगभग काल्पनिक चित्र है, क्योंकि ये साक्षात नहीं लिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं जो कि जल है, जल के भीतर अनंत जो जीव हैं वह निवास कर रहे हैं। जल के बाहर भी आप अनंत जीवों को देख रहे हैं। वस्तुतः ऐसे ही होता है। तो पहुंचते हैं हम किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम, जैसे मैंने पहले चर्चा किया है, एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर राजनय की चर्चा की गई है, डिप्लोमेसी की चर्चा की गई है। जो आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, अगर आप देखें तो बहुत हद तक आप अगर किरातार्जुनीयम पढ़े हुए हैं तो अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार होना चाहिए, आप स्वयं अपने समाज से में कैसे व्यवहार करें, या स्वयं में आप किस तरह से व्यवहार करें, ये सभी आप समझ सकते हैं। ये जो 17 हमने यहाँ पर लक्ष्य दिखाए थे, यहाँ पर जो 17 की चर्चा की गई थी, इन्हीं 17 को यहाँ पर अंतर्भाव करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर मैंने अलग अलग बिंदु बनाया है मैंने, जैसे स्वास्थ्य कल्याण, सामाजिक न्याय और नैतिकता की हमने बात की है। इसके साथ साथ जो ज्ञान एवं शिक्षा की बात की है, पर्यावरण, प्रकृति की सुरक्षा एवं राजनयिक की। यहाँ पर अलग अलग बिंदु जो हैं वो उनके बीज इस ग्रंथ में अलग अलग किन किन अध्यायों, सर्गों में, किन किन श्लोकों में प्राप्त होते हैं, वो हमने चर्चा किया है। स्वास्थ्य कल्याण को लेकर के, सामाजिक न्याय और नैतिकता को लेकर के, ज्ञान और शिक्षा को लेकर के, पर्यावरण और प्रकृति को लेकर के। आगे चल करके हम पर्यावरण को लेकर के हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारा विषय वस्तु जो है वो पर्यावरण पर ही आश्रित है, इसको लेकर के हम करेंगे। स्वास्थ्य कल्याण आदि की चर्चा मैंने क्यों यहाँ पर रखी, क्योंकि जब यह कार्यक्रम यहाँ पर सतत विकास और वो भी पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में यहाँ पर है, तो हमने अन्य बिंदुओं को क्यों लिया। तो एक तो सतत विकास की अवधारणा जो हमारे समक्ष है वह इसका मूलाधार है। दूसरा यह कि जब भी आप बात करते हैं पर्यावरण की, वह एकांकी नहीं हो सकता है। अगर आप बात करते हैं जल की, आप बात करते हैं जमीन की, आप बात करते हैं पर्वत की, तो उसके साथ साथ अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर आप चिंतन करना ही होगा। जैसे अभी कल से जो चर्चा हो रही है उसमें हम देख रहे हैं जो आगंतुक जो होते हैं बाहर के पर्वतीय प्रदेश में जो आते हैं, उनके द्वारा जो गतिविधियां होती है उनकी भी चर्चा की जाती है, क्योंकि वो भी प्रभावित करते हैं। तो ये प्रभावित करने वाले जो जितने भी कारक हैं उन सभी पर हमें चर्चा करना होगा। इस दृष्टि से ये स्वास्थ्य कल्याण आदि जो हमने अलग अलग बिंदु हैं उनको हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर प्रथम हम देख रहे हैं जो कि स्वास्थ्य और कल्याण की बात कर रहे हैं। तो प्रथमतः देखते हैं, कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेशिनः। यहाँ पर वनेचर का संवाद जो यहाँ से प्रारंभ होता है उसमें उसकी नैतिकता और उसका सामर्थ्य, क्योंकि एक राजा के समक्ष एक सामान्य जो वनेचर है जो केवल सूचना देने के लिए है, एक गुप्तचर मात्र है, वह इतना सामर्थ्यशाली है, इतना आत्मविश्वासी है, क्योंकि राजा के समक्ष वह अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कहता है। यदि न कहे तो राजा समुचित कदम नहीं ले सकता है। आज अगर इंटेलिजेंस जो होते हैं, हर एक विश्वविद्यालय आदि में भी आप देखते होंगे जो कि प्रशासन की इकाई होती है, और उस प्रशासन की इकाई के अंतर्गत सुरक्षा कर्मी हो या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, ये होते हैं। क्योंकि हम अगर कोई निर्णय लेते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, तो अपने स्वयं नहीं ले सकते हैं,
उसके लिए हमें देखना होता है जो कि विभाग में क्या हो रहा है, या कोई गतिविधि चल रही है तो गतिविधि किस तरह से चल रही है। वो जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो हमें LIU जो है वो हमें बताते हैं, क्योंकि मैं किसी विश्वविद्यालय में प्रशासन का कार्य भी हमें देखना पड़ता है। तो इससे मैं साक्षात्कृत हुआ हूँ, जो कि हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, उनके साथ जो इनपुट होते हैं उन इनपुट पर हम काम करते हैं। इस तरह ये तो केवल एक मैं विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, इस तरह जो मंत्रालय हैं या अन्य बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वह यहीं पर काम करते हैं, केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नहीं काम करते हैं। तो ये जो गुप्तचर है, गुप्तचर जो बताएंगे उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, और गुप्तचर अगर फेल्योर है तो अनिवार्य रूप से उसका जो प्लान बनेगा राजा का उसी तरह से फेल्योर होगा। इसीलिए आप अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे जो कि प्रथम जो सर्ग है वहां पर द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद होता है। आप सभी द्रौपदी युधिष्ठिर से परिचित होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर उनका परिचय नहीं दे रहा हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों आप उनसे परिचित होंगे कि महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद पूर्वार्ध में वनेचर और युधिष्ठिर का संवाद होता है, और उत्तरार्ध में प्रथम सर्ग में द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद होता है, और द्रौपदी जो सुनाना होता है ढंग से सुनाती है उनको, और धैर्य पूर्वक युधिष्ठिर सुनते हैं। आगे द्वितीय सर्ग में भी आप देखेंगे वही हाल होता है, वहां पर अन्य जो उनके भाई हैं उनके समक्ष चर्चा होती है। अर्थात उनको चूंकि निर्णय लेना था युधिष्ठिर को, इस कारण से युधिष्ठिर हर बात को सुन करके तब जाकर के निर्णय ले रहे हैं कि क्या हमें करना है। तो यहाँ पर जो नैतिकता और सामर्थ्य है ये महत्वपूर्ण बताया गया है, जो किसी भी समाज के, किसी भी परिवार के, किसी भी राष्ट्र के कल्याण के लिए। उसके बाद आते हैं सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात करते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वहां पर आता है। कृता ऋषभ वर्ग जये न मानवी अगम्य रूपाम पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं देवमस्त तंद्रणा वितन्यते तेन नयन पौरुषम। कह रहे हैं दुर्योधन कैसे कार्य कर रहा है, तो कह रहे हैं वितन्यते तेन नयन पौरुषम, आपके द्वारा तो छल पूर्वक उसने जीत लिया है, लेकिन छल पूर्वक जो जीती गई पृथ्वी है उसको वह नीति मार्ग से जीतना चाह रहा है। नीति मार्ग से कैसे जीतना चाह रहा है, तो पहले वो अपने ऊपर नियंत्रण करता है। कृता अरिषड वर्ग जये न मानवी, जो अरिषड वर्ग है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो अपने में है उस पर विजय प्राप्त किया है, क्योंकि उन पर अगर आप हावी हैं तो बहुत बेहतर तरीके से काम चलेगा, वो अगर आप पर हावी हो गए तो आपके वो शत्रु बन गए। तो जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त जब तक गाड़ी हमारे नियंत्रण में है तब तक बहुत बेहतर चालक हैं, और अगर गाड़ी के नियंत्रण में हम हो गए तो फिर जो संभावित है आप जानते हैं। इसी तरह जो ये काम क्रोध लोभ आदि जो 68 वर्ग कहा गया है वो तब 68 वर्ग हैं जब उनके अधीन आप हो जाते हैं, उनके नियंत्रण में आप हो जाते हैं। अगर आपके नियंत्रण में वो हैं तो आपके मित्र हैं वो। तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है इन पर वह विजय प्राप्त कर लिया है। कृता ऋषभ वर्ग जये न मानवी, ये मानवी मानव में होने वाला सभी में है, हम हो आप हो हर किसी में है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। लेकिन इन पर कैसे आप प्राप्त विजय अगर प्राप्त कर लिए हैं तो फिर इसका काम चलेगा। तो ये हो गया जो कि उस पर नियंत्रण करने के बाद क्या करते हैं, अगम्य रूपाम पदवी प्रपित्सुना विभज्य नक्तं देव मस्त तंद्रा, अपना रूटीन जिस तरह दिन में क्या करना है रात में क्या करना है वो करके वह नीति मार्ग से वह कार्य अपना कर रहा है। तो ये दिया गया है। दूसरा क्या कहा गया है, वसून वांछन न वसून मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, कह कि जो भी कार्य कर रहा है वह सब में सबको समान रूप से रिपो सुते पिवा निहंति दंडेन सधर्म विप्लव, पुत्र हो या शत्रु हो दोनों में समान रूप से, अगर पुत्र ने अनुचित कार्य किया है तो उसको भी उतना ही दंड मिलेगा, और शत्रु ने किया है तो उसमें उसको भी उतना ही दंड मिलेगा। तो इस तरह करके बताया गया है कि सामाजिक न्याय में हो गया, और नैतिकता तो निरंतर चल ही रहे इसमें। इसके बाद ज्ञान शिक्षा की बात जो हम करते हैं तो हम देखते हैं सकिम सखा साधुन शास्त्र योधिपम हितान संसृणते सकिम प्रभु सदानुकूले स्वीकुर्वते रतिम निर्पेस्वमात्येषु च सर्व संपदा। कह रहे हैं जो कि यह जो चर्चा हो रही है उसमें
नृप और अमात्य जो है, राजा और मंत्री जो है, इनके पारस्परिक सहभाव से ही कार्य होता है। तो इसीलिए हम जो भी होना चाहिए वह बता रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बताता है तो कुत्सित सखा है, और अगर हितकर बातों को नहीं सुनता है तो मित्र भी कुत्सित है। ऐसा नहीं कि केवल एक पक्षी है यहाँ पर। अब हम आते हैं पर्यावरण और प्रकृति के संदर्भ में, जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है, क्योंकि इस तरह उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि पर्यावरण प्रकृति जो है वो स्वयं अपने हिसाब से कार्य कर रही है। क्योंकि मूलभूत बात यह है, जो प्रकृति किसी को परेशान नहीं करती है। यदि आपने परेशान नहीं किया है तो प्रकृति यथावत जैसे निरंतर प्रवाहमाना है वैसे ही प्रवाहमती वो रहती है। वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करती है। वो तभी करते हैं जब जाकर के आप उनके साथ किसी न किसी तरह से व्यवधान डालते हैं, जिसकी चर्चा अभी भी हो रही थी। जो गांव में अगर बाघ आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, मतलब क्यों आ रहा है? क्योंकि उनके जो आवास है उनको आपने नष्ट कर दिया है, इस कारण से वैसे हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि कृषि भूमि को लेकर के चर्चा करें, सुखेन लभ्या ददता कृषि वलय रकृष्ट पच्या इव शस्य संपदा है वितन्वति क्षेम वदेव मातृका चिराय तस्मिन् पुरवश्चकास्ति। कारण जो पूर्व प्रदेश जो है वह एकदम धन धान्य से परिपूर्ण है, क्योंकि वहां पर समय पर वर्षण हो रहा है, वहां पर कहीं पर समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। क्योंकि अगर वृक्ष यथावत है, उनको आप कर्तन नहीं करते हैं, यदि आप जलाशय को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, या अन्य जो प्रकृति से संदर्भित है उनको डिस्टर्ब नहीं करते, तो यथावत वो रहेंगे। आज अगर फसल की भूमि जो है उसको लेकर के अगर आप समस्या करते हैं, क्योंकि आप जैसे हाइब्रिड की बात करते हैं या आप रासायनिक पदार्थ वहां पर डालते हैं, तत्काल तो आपको उसके लिए उपभोग के लिए मिल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जाकर के वह अपना गुण छोड़ दे रहा है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, आप मूली एक उदाहरण है, सामान्य रूप से एक छोटा सा मूली देखते हैं जो एक पूरा नहीं आप खा पाते हैं, उसका स्वाद देखिए, और एक जो 4 kg का मूली आपको मिलता है उसका स्वाद देखिए। क्वांटिटी तो बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी जो है वो नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ छेड़छाड़ किया है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, जो कि पारिस्थितिकी का उदाहरण ले रहे हैं। हम पर्यावरण का एक सीमित रूप में आ जा रहे हैं, जो कि एक विशेष स्थल पर जो हम चर्चा करते हैं, उनके आवास का, उनके रहन सहन का, अन्य जो करते हैं उसको पारिस्थितिकी के रूप में हम लेते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अलग अलग संदर्भों में हम देखते हैं, जो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये एक स्थल पर रहने वाले जो प्राणी हैं, उनका जो विविध क्रियाकलाप है वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण हमें बताया, जो कि जैसे जलाशय लेते हैं तो उनमें जो पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, मत्स्य होते हैं, या उनके भरण पोषण के लिए जो अन्य जीव होते हैं, या अन्य ये शैवाल आदि होते हैं। इसी तरह उसमें जो अंदर में जो चट्टान आदि होते हैं, जहां पर जो मत्स्य आदि जो है वो अपना अंडा देती हैं या अन्य प्रजनन कार्य करती हैं। ये सभी बिंदु वह उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो कि ये पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग रूपों में हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे वैश्विक संदर्भ में देखें तो जलवायु है, वन है, फिर अलग घास के मैदान है। ये मैंने अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिया है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, रेगिस्तान को हम देखते हैं, जो कि रेगिस्तान में भी कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये सभी यहाँ भी इनका अपना पारिस्थितिकी तंत्र है। और अगर हम देखते हैं वैश्विक संदर्भ में जलवायु को लेकर देखते हैं, वहां पर अलग तरह से हम देखते हैं। इसी तरह टुंड्रा प्रदेश की बात हम करते हैं, या पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जो हिमालय, जिसकी आज हम कल से चर्चा देख रहे हैं, वो हिमालयन हम देख रहे हैं यहाँ पर, या ये उत्तराखंड देखें, या हिमाचल देखें, या उधर नॉर्थ ईस्ट में आप जाकर देखें। इसी तरह एंडीज पर्वत को देखते हैं, या आल्पस पहाड़ियां देखते हैं। इसी तरह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र आप देखते हैं, जो कि समुद्र, महासागर, उसमें फिर नमक की झील जो है, या मूंगा की चट्टाने हैं, या खारा क्षेत्र जो है, ये सभी अलग अलग हैं। और इनके फिर सब कैटेगरीज होते हैं, और जो अलग अलग डिसिप्लिन हो जाते हैं हमारे स्टडी के। इसके बाद मीठे पानी का जो क्षेत्र, जो भी तालाब की हमने चर्चा की थी, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आप बात करेंगे पर्यावरण की, तो पर्यावरण के ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इन सब पर आपको ध्यान देना होगा।
आप अपने गांव को तो बहुत बेहतर तरीके से सजा करके रखा है, हवादार है, एकदम बिल्कुल वातावरण अच्छा है, लेकिन वहीं आप जब कहीं टूरिज्म के संदर्भ में कहीं आप टूर पर जाते हैं और वहां पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी कहीं न कहीं प्रभावित करता ही है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करे या उस स्थल को प्रभावित करता ही है। इसके बाद जलाशय, जलाशय का भी हमने चर्चा हमने देखा ही है। हमने क्या किया है कि एक स्थालीय कुलाकर्ण्या एक श्लोक हमने बताया है यहाँ पर, और शेष जो है कुछ जो अलग अलग संदर्भ हैं उनका दिग्दर्शन केवल हमने कर दिया है, ताकि आप अगर देखना चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो मैंने प्रथम सर्ग के 17वें श्लोक को लिया था, जो कभी भी हमने चर्चा किया था, सुखेन लभ्या दत्तः कृषि बोले, और अलग उदाहरण प्रथम में ही द्वैत बने बने चरक से प्रारंभ जो होता है वह उदाहरण हमने प्रथम सर्ग को लिया, उसका द्वितीय सर्ग से हमने उदाहरण लिया है, तृतीय से अन्य जितने भी हैं ये जलाशय के उदाहरण वहां पर मिल जाएंगे, जो कि वहां पर किस तरह का जलाशय होता है और किस तरह से उसका संरक्षण होता है, उसमें किस तरह के जीव जंतु का पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखने को मिलता है, ये आपको मिलेंगे। हालांकि हमने इनफैक्ट जो चर्चा की है वो अष्टम सर्ग तक ही हमने लिया है, क्योंकि एक समय सीमा भी हमारे साथ काम कर रही थी अपने स्तर पर, तो अगर आप उससे आगे 18वें सर्ग पर जाएं तो और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये जितना भी स्टडी हमारा है वो 8 सर्ग तक ही हमने लिया है, हमने नाम पूरा किरातार्जुनीय दिया है। इसी तरह पर्वत की बात अगर करते हैं तो हिमालय पर्वत की चर्चा विशेष रूप से की गई है। पंचम और षष्ठ सर्ग जो है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र को देखना है किरातार्जुनीय में, तो पंचम और षष्ठ सर्ग को अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना चाहिए। अद्भुत वर्णन है वहां पर, और ये हमने पंचम से लेकर के पंचम के 15 तक विशेष रूप से आपको मिलेगा, और हालांकि पंचम और षष्ठ पूरा चिटपुट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ हम वन को लेकर के हमने चर्चा किया है, जो कि किस तरह के विशेष रूप से वही हिमालय का वर्णन है वहां पर, क्योंकि सुर नदी गंगा को लेकर के या अन्य जो उसके आसपास के जो बेतस के वन है इनकी चर्चा की गई है। इसके साथ साथ पशु पक्षी की बात अगर करते हैं तो उसके कुछ संदर्भ हम देखते हैं जो कि किस तरह से पारस्परिक बंधुता रखने वाले हैं। और एक विशेष यहाँ पर देखिएगा किरातार्जुनीय में सामान्य रूप से क्या होता है कि काव्यात्मक वर्णन जहाँ पर होता है तो केवल अतिशयोक्ति वर्णन आपको दिखेगा, लेकिन किरातार्जुनीय का वैशिष्ट्य है जो कि शब्द में शब्दार्थ अर्थ गौरव जो है वह तो वहां पर है, लेकिन ये पर्यावरण से संदर्भित जितनी भी चर्चा है वो आपको यथा तथ्य वर्णन मिलेगा, जैसा आपको दिखता है वैसा ही मिलेगा वहां पर। तो एक ये महत्वपूर्ण इसका है। इसी तरह पक्षी को लेकर के आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत कम संदर्भ वहां पर मिले हैं, लेकिन ये देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो कि इसका अगला पक्ष जो है हमारा, इसमें ये जो हमने चर्चा किया है इसको लेकर के आगे शोध की क्या संभावनाएं हैं, हमने चर्चा जो किया है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड क्या कैसे किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये केवल उदाहरण है किरातार्जुनीय, इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें जो पारिस्थितिकी से संदर्भित जो तथ्य हैं उनका परीक्षण करके आप अलग अलग अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है वो आप कार्य कर सकते हैं। जैसे हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था तो पीजी डिजर्टेशन एक अलग अलग 4 बच्चे थे, तो एक बच्चे ने लिखा था जो कि मेघदूत में जो मेघ के मार्ग हैं उनको डायग्रामिक प्रेजेंटेशन, जो कि वर्तमान समय में वो स्थल कहाँ कहाँ है उनको दिखाते हुए इस तरह से। इसी तरह है अभी यहाँ पर जो डिजर्टेशन सबमिट कर रहे हैं वो टूल्स डेवलप कर रहे हैं, हालांकि उसका कंप्यूटेशनल से संदर्भित है तो वहां पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी जो है वो लेकर के अगर आप चर्चा करते हैं तो वह विशेष उपादेय होगा, जो कि जो उस फील्ड के व्यक्ति हैं और जो संस्कृत के हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन के साथ अगर होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स से संदर्भित जो व्यक्ति हैं और संस्कृत के जो व्यक्ति हैं, इसी तरह जो जैव विविधता पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं और बेहतर शोध हो सकता है। इसके साथ साथ दैनंदिन व्यवहार में जो परिवर्तन करने वाले कारक हैं उनको पहचानना, इसके बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के जो कारक हैं
उनको पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं जो कि जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए उपादेय है, वो उपादेय नहीं होता है। जैसे भोज्य पदार्थ आदि की जो बात हम करते हैं अलग अलग, वहां पर हम खाते तो हैं फायदे के लिए, लेकिन वो फायदा न करके नुकसान करता है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं वस्तु तो ये है क्या। क्योंकि ब्रांड लग गया तो आप उसको विशेष रूप से समझते हैं। जैसे इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं रहा हूँ। जब मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में था तो एक समय ऐसा आया था कोविड सबसे पीड़ित होने के बाद कि कहा गया मेरे घुटने और ये ज्वाइंट जो है उनमें बहुत ज्यादा पेन होते रहते थे, और टेस्ट करवाया गया, दिया गया जो कि यूरिक एसिड अपने लेवल से अधिक है, और वहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो थी उसके आधार पर हमें दवा भी चला दिया गया। लगभग 3-4-5 महीना दवा खाता रहा मैं, क्योंकि दवा छोड़ता था फिर शुरू। उसके बाद जब एक बार घर गया तो घर में तो अपनी बातें होती है, हमें उससे पूर्ण रूप से जितने भी ये दाल वगैरह है ये सब बंद करवा दिया गया था। और स्वाभाविक रूप से मानसिक रूप से भी मैं बहुत परेशान था कि वस्तुतः है ये क्या अभी हो रहा है। कुछ दिनों के बाद जब घर गया उसके बाद कहा गया जो सब दवा पहले बंद करने के लिए, और कुछ बातें कही गई तो ये चीज है और हम जो भोजन दे रहे हैं वजन करिए। उसके बाद से ईश्वर की कृपा है, आज तक न तो मैंने कोई दवा ली और न ही कभी वो ज्वाइंट पेन का शिकार हुआ। और उसमें एक जो उपाय बताया गया था उसमें वो था मखाना केवल प्रत्येक दिन 5 से 10 खाना है, और जो सामान्य भोजन था बस वो सामान्य भोजन, कोई विशेष अलग से कुछ नहीं दिया गया। लगभग 1 महीना करीब वही मखाने का ये था, बस वो लीजिए। तो मैं यही कह रहा हूँ जो कि जो समस्याएं मेरी हुई, हम चिकित्सक तो हमें इलाज कर रहे थे, और अगर हम नहीं गांव में वो हमारे ऊपर प्रयोग किया जाता तो क्या जाती और भी समान समस्याएं हो सकती थी। इस तरह हमारी बहुत सारी समस्याएं होती रहती है जो कि हम बार बार टेस्ट करवा करके खुद ही परेशान रहते हैं। तो खैर, तो इस सब से भी हमें बचना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक जो हमारा संतुलन है वो ठीक रहे। उसके बाद दूसरा है जो कि जैव विविधता पर जो अलग अलग शोध हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब नालंदा विश्वविद्यालय में भी एक वे ऑफ बंगाल जो है वो एक स्कूल खोला गया है, तो आप उस तरह के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उन पर आप शोध कर सकें और उन ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद शोध का प्रकाशन जो है वो भी आप करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हम सभी हायर एजुकेशन से संदर्भित हैं। आने वाले समय में आप सभी, हम सभी जितने भी हैं, उन सब का कहीं न कहीं इस पर अवलंबित होगा ग्रांट, जो कि आप किस तरह के शोध कार्य कर रहे हैं और किस तरह से पब्लिश हो रहे हैं। जैसे अभी तक शोध कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब प्रकाशन पर। अब जब से इतना शुरू हुआ है, अब उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा और आपकी अलग अलग रैंकिंग होती है। अभी NIRF की रैंकिंग हुई है और हमारा विश्वविद्यालय अभी बेहतर स्थिति में आया, हर बार लगभग 8 से छलांग लगा करके आगे आ रहा है। तो उसमें एक विडंबना है जो कि जैसे UGC केयर यहाँ पर दे रहे हैं, केयर को वहां पर सम्मिलित नहीं किया गया है। स्कोपस इंडेक्स जो है बस उन्हीं रिसर्च को मान रहे हैं वो। तो आपको अगर वैश्विक स्तर पर अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आपको स्कोपस इंडेक्स जो है उनमें आपको प्रकाशित करवाना पड़ेगा। आप UGC केयर तक में उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड फॉलो अप करेंगे जो उसकी क्राइटेरिया है, तभी जाकर के हो पाएगा। तो ये शोध आप करें और शोध को आप प्रकाशित भी करें। अंत में उपसंहार की ओर हम आते हैं। ये किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है यह पारिस्थितिकी के अलग अलग आयामों को बताता है, जिनमें जल हो, पर्वत हो, इसके साथ साथ अन्य अन्य जलवायु के जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी की चर्चा करता है। प्रकृति जो है वह मानव के प्रयासों से संतुलित होंगी ऐसी कोई बात नहीं है, आप यथावत उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद मानवीय हस्तक्षेप जो है वह जितना कम हो सके। अब मानवीय हस्तक्षेप आप रोक नहीं सकते हैं, अगर सड़क बनाना है तो पहाड़ को तोड़ना ही पड़ेगा, आपको वृक्ष को काटना ही पड़ेगा, लेकिन उसके संरक्षण के लिए आपने क्या किया है? आप उसके बगल में जो पौधे लगाते हैं। अभी एक उदाहरण आप देखेंगे जो कि मैं राजगीर में रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहां पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई।
बहुत पहले बनाया गया था। वहीं के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके उसमें किया गया था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। वहां पर बहुत सारे वृक्ष को काटा गया और उसके बाद तुरंत क्या किया गया, जो कि सड़क के किनारे वृक्ष को लगाया गया, और लगाया ही गया, इतना ही नहीं, वह वृक्ष अपने स्वरूप में आए यहाँ तक प्रयास किया गया। और आज अगर आप जाएंगे तो देखेंगे लगभग कई किलोमीटर तक दोनों साइड आपको वैसे ही हरियाली दिखेगी आपको। तो इस तरह का कार्य होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो पारंपरिक जलाशय हैं, चारागाह हैं, पर्वत हैं, ये हमारे दीर्घकालिक समृद्धि के द्योतक हैं। इनको जितना तक हो सके उनको बचाने का प्रयास करें। आप व्यक्तिगत स्तर पर करें, आपके यहाँ जितने भी इस तरह के हैं उनको कम से कम सुरक्षित आप स्वयं रख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे सामाजिक संस्कृति जो है उसके द्योतक हैं। आप यहाँ पर संस्कृतियां अलग देखते हैं, आप दक्षिण चले जाइए वहां पर संस्कृतियां अलग देखते हैं, पूर्व चले जाइए संस्कृति अलग देखते हैं, पूर्वोत्तर चले जाइए संस्कृति अलग देखते हैं, पश्चिम में संस्कृति अलग देखते हैं। लेकिन ये सभी संस्कृतियां एक सामाजिक संस्कृति की बात करती है। जो हमारा भारतीय संविधान जो है वह भाषा की चर्चा जो होती है वहां पर करता है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो संस्कृत के संदर्भ में भी वहां पर चर्चा है, क्योंकि संस्कृत के शब्दों को उसमें अनुसूत करना चाहिए जब भी आप अनुवाद करते हैं। तो वहां पर सामाजिक संस्कृति की जो बात की गई है वो तभी संभव हुआ क्योंकि नदी जो है उनके किनारे जो हमारी संस्कृतियां रही हैं, या अन्य जो तालाब आदि हैं, क्योंकि अभी इससे पूर्व के वक्ता जो थे वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरह कहाँ पर गांव बसाना चाहिए पहले देखा जाता था, ताकि वहां पर जलाशय कितने दूर में है आदि। तो ये सभी संस्कृति उसी आधार पर हमारे संवाहक बन सकते हैं। और ये जितने भी कार्य हो वो सर्वे हो तो सुखिनः, इनका वहां पर तादाद में होना चाहिए, तभी जाकर के कुछ और कार्य हो सकता है। अंत में यहाँ पर जो मूलभूत जो प्रकृति है जिसने अवसर दिया कि हम यहाँ तक पहुंच सके, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जो कि बहुत पहले कार्यक्रम यह आयोजन किया गया था। और यहाँ जो कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे अग्रज तुल्य हैं स्नेही महोदय, इनका जो कार्यक्रम होता है वहां पर आने का मन करता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इतना संतुलित, इतना समायोजित, सुसंगठित मैं बहुत कम आयोजन देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह सेमिनार में जाता हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इनका अद्वितीय रहता है। कभी कभार ये भी रहता है कि इतना सारा मैसेज भेजते हैं तो ये भी लगता है कि कौन सा मैसेज आ गया, कौन सा इनका इंस्ट्रक्शन आएगा, ये लगता है, लेकिन वो जरूरी है। आज आप सभी यहाँ पर बैठ करके इतने देर तक सुन रहे हैं, उसका कहीं न कहीं श्रेय इन्हीं को जाता है। नहीं तो सामान्य रूप से ये स्थिति होता है, मुख्य वक्ता बोलने के लिए आते हैं तो या तो जो बुलाए हैं वही रहते हैं कि मजबूरी है, या फिर वो टेंट को ठीक करने वाले जो है वही बचे रहते हैं। सामान्य स्थिति हकीकत है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम प्रकृति को कहेंगे कि शुरुआत में ही मैंने कहा था, क्योंकि जब ये ऐसी बात हुई तो घर पे कहा गया नहीं जाएंगे, क्योंकि बरसात में पहाड़ी क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। और अंत तक डिसीजन नहीं हो पा रहा था करूंगा क्या मैं, लेकिन खैर जो भी है तो प्रकृति ने साथ दिया और अब घर वाले भी संतुष्ट होंगे जो कि नहीं बरसात नहीं हो रही है। तो एक प्रकृति को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ जो इस समग्र कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं और हमारे चिरकालीन अभिभावक रहे हैं आचार्य बरखेड़ी महोदय, उनके प्रति हम हमेशा नत हैं, क्योंकि वो इस तरह जब से वो आए हैं इस तरह के कार्यक्रम और एक गति आ गई है। क्योंकि मैं 2011 से इस संस्था का मैं अंग रहा हूँ, पूरी में जब मैंने ज्वाइन किया था तब से लेकर के आज तक जो चल रहा था, और जब से महोदय आए हैं एक क्रांति आ गई है। तो एक इस दृष्टि से भी व्यक्तिगत जो मैं यहाँ पर आया हूँ वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और अवसर कल्पित किया जा रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम देख रहे हैं, इसके लिए मैं उनके प्रति नत हूँ। परिसर निदेशक ये भी हमारे बहुत परिचित हैं, जब हम लोग हिमाचल में हुआ करते थे उस समय से हम लोग परिचित हैं। तो ये यहाँ के ग्राम देवता, मैं आया तो सबसे पहले उनके पास गया तो संवाद में वही मैंने कहा जो कि ग्राम देवता को पहले प्रणाम करना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ कार्यक्रम संयोजक, इनसे तो बहुत पुराना नाता है। जिस समय मैं जेएनयू में था उस समय से इनसे रहा है। उसके बाद आप हमारे गांव से भी संदर्भित रहे हैं। इसके बाद जो
आचार्यगण हैं यहाँ पर, जो आचार्य इन्होंने सहभागिता दी, यहाँ पर जो शोधक छात्र यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण शोध पत्रों को प्रस्तुत किया और अभी करेंगे, उन सभी के प्रति आभार है। और साथ साथ जो तकनीक है जिसके माध्यम से अभी आप सुन रहे हैं, कल रिकॉर्डेड और भी कुछ सुनेंगे, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अगर अनुमति होगी तो आप प्रश्नोत्तर के लिए भी समय कल्पित हो सकता है, अन्यथा आप प्रतिस्पंद के रूप में आप फीडबैक जरूर भेजें। क्या क्या कमियां रही है ये जरूर भेजें, क्योंकि हम निरंतर, क्योंकि जितना भी हमारा लेक्चर आप देखेंगे सभी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जितना भी हमने इनवाइटेड लेक्चर दिया है ये भी आपको उपलब्ध मिलेगा। तो जो भी कमियां हैं वो आप जरूर हमें बताएं, ताकि हम आगे जब कभी भी आपके समक्ष आए तो मैं उन सुधार के साथ मैं आऊंगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।